ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का फर्स्ट वीडियो है। इस सीरीज में जितने भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, किस प्रकार से विकसित हुई, नामकरण कैसे हुआ, उनमें कृषि कैसी थी, कैसे जानवर वो पालते थे, इसके प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं और इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। इस संदर्भ में हम शुरुआत करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज से, इसके नामकरण से और इसके विस्तार से। तो सबसे पहले यदि हम नामकरण की बात करें तो आपने जैसे मैंने लिख रखा है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या आपने सुना होगा सिंधु सरस्वती सभ्यता। इस नामकरण का मतलब क्या है? हड़प्पा सभ्यता के जो शुरुआती स्थान थे, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो आप कह सकते हैं उसको, वो सिंधु नदी की घाटी में स्थित थे और इनकी खोज है और इनकी खुदाई का काम भारत के विभाजन से पहले हो गया था, जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब मिलकर एक देश था। उस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी की घाटी में स्थित थे, उसके कारण इस सभ्यता का नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। बाद में जब 1947 में भारत का पार्टीशन हुआ और उस समय के जो मेन इसके स्थान थे वो पाकिस्तान में चले गए, तो खुदाई का और काम हुआ और भारतीय जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद, उन्होंने ये सोचा कि किसी प्रकार से इसका भारतीय नामकरण किया जाए। उसमें भी मुख्यतः हम बात करें, राष्ट्रवादी इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका ये मत था कि हम कोशिश करें कि इसका नामकरण भारतीय संदर्भ में किया जाए, क्योंकि हड़प्पा नाम ले तो वो भी पाकिस्तानी प्रतीत होता है और सिंधु नदी का नाम ले तो वो भी पाकिस्तानी प्रतीत होता है। इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना गया और बाद में सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम इसका लिया जाने लगा, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा के जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो सरस्वती नदी के घाटी में माने जाते हैं। हालांकि सरस्वती नदी अभी तक पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पाई, तो जो घग्गर हाकरा का रीजन है वो ये माना जाता है कि यहाँ पर पुराने समय में सरस्वती नदी बहा करती थी, जैसा कि हमारे पुराणों और वेदों में लिखा गया है। हालांकि ये अभी तक मिथक है, एक माइथोलॉजिकल रिवर आप कह सकते हैं इसको। पूरी तरह से इसको हम साबित नहीं कर सकते कि यह नदी वास्तव में बहती थी, हालांकि प्रयास होते रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता इसको लिखने का कारण क्या है कि हिस्ट्री में एक परंपरा है, किसी भी सभ्यता या संस्कृति का जो पहला स्थान खोजा जाता है, जिसकी खुदाई होती है, उसके नाम पर उसका नामकरण किया जाता है। जैसे नवपाषाणकालीन संस्कृतियों की बात करें तो महाराष्ट्र में अनेकों स्थान हैं, जैसे पुणे और अहमदनगर जिले के बहुत से स्थान हैं, लेकिन सबसे पहला स्थान वहाँ पर अहमदनगर जिले में जोरवे में सबसे पहले खुदाई हुई, तो उसको जोरवे संस्कृति कहा जाता है। हालांकि उसके बाद में नेवासा, इनामगांव, सोनगांव, चांदोली, बहुत से स्थानों पर खुदाई हुई और जोरवे से बहुत बड़े बड़े स्थान हैं, लेकिन उसका नामकरण जो पहले खुदाई हुई जोरवे में, उसके नाम पर किया गया। पूरी दुनिया में यही परंपरा है, इसलिए इसका आजकल जो सर्वमान्य नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये थी नामकरण की बात। हड़प्पा सभ्यता की खोज, ये बात है जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। 1826 ईस्वी से इसकी शुरुआत करते हैं हम। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नाम के ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ चुके थे। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में, उस समय भारत आज़ाद नहीं था तो पंजाब एक ही था, अब तो पंजाब एक इंडिया में भी है और पंजाब एक पाकिस्तान में भी है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। तो चार्ल्स मैसन ने पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में सबसे पहले एक टीले का अवलोकन किया था। उसका ये मानना था कि यहाँ ये जो टीला है, इस स्थान का कोई पुराना महत्व है, लेकिन उसका विश्वास ये था कि इस स्थान पर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब सिकंदर भारत आया था तो सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था, ऐसा उसका विश्वास था। लेकिन उसे ज़्यादा कुछ हासिल यहाँ से नहीं हो पाया। उसके कुछ वर्षों के बाद अलेक्जेंडर बर्न्स नाम का एक यात्री वहाँ पर जाता है। अलेक्जेंडर बर्न्स, इसका नाम आता है। उन्होंने भी हड़प्पा की यात्रा की और उन्होंने महसूस किया कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट पे पहुंचा है, लेकिन वो भी ज़्यादा जानकारी जमा नहीं कर पाया। 1850 के दशक में जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम।
जब दोबारा इनका नाम आएगा तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। अलेक्जेंडर कनिंघम ईस्ट इंडिया कंपनी में ये एक सैन्य अभियंता थे, इंजीनियर थे सेना में। इन्होंने हड़प्पा की यात्रा की क्योंकि उनकी पुरातत्व में, आर्कियोलॉजी में बहुत रुचि थी। उन्होंने वहां पर कुछ खुदाई का काम भी करवाया, उत्खनन करवाया। उस उत्खनन से उन्हें कुछ संरचनाएं प्राप्त हुई जिनमें उन्हें एक मोहर भी मिली थी। उस पर एक वृषभ यानी जो बैल है उसकी आकृति उन्हें मिली और उस पर 6 अक्षरों के लिपि, जो हड़प्पाई लिपि है आज तक जो पढ़ी नहीं जा सकी, उसमें कुछ लिखा हुआ भी मिला। क्योंकि उस वृषभ के कुबड़ नहीं था तो उन्होंने ये माना कि अपने रीजन में मोस्टली कुबड़ वाले बैल पाए जाते हैं, तो ये कोई विदेशी सील हो सकती है, विदेशी मोहर है, और उन्होंने उसका ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उन प्राचीन संरचनाओं के अवशेषों से वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने वहां पर खुदाई का काम बंद कर दिया। फिर 1954 में वहां पर लाहौर से कराची तक रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था। तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नाम के 2 अधिकारी वहां पर वो काम देख रहे थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, जिनको ब्रंटन बंधु कहा जाता है। उन्होंने उसके आसपास जो हड़प्पा के टीले थे, तो रेल लाइन बिछाने के लिए उन्होंने उन टीले की ईंटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उपेंद्र सिंह की एक पुस्तक है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, उनमें उन्होंने अलग से एक टॉपिक दे रखा है हड़प्पा की दुर्दशा। उसमें उन्होंने बताया है कि ईंट चुराने वाले लोगों ने, या आप कह सकते हैं जो ठेकेदार थे जो ईंट की सप्लाई करते थे, उन्होंने हड़प्पा की बहुत से स्थानों को नष्ट कर दिया। इसीलिए जो अलेक्जेंडर कनिंघम है वो कहते हैं कि हड़प्पा से इतनी ईंटें चुराई गई या इतनी ईंटों का इस्तेमाल पहले ही कर लिया गया जिससे 100 मील लंबी लाहौर और मुल्तान के बीच की रेल लाइन भी बिछाई जा सकती थी। इतनी ईंटें वहां से निकाल ली गई, जिसमें से कुछ ईंटें लाहौर और कराची के बीच की रेल लाइन में इस्तेमाल कर ली गई, कुछ वहां के आसपास के लोग हैं वो भी वहां से ले गए। इस प्रकार हड़प्पा से ज्यादा मोहनजोदड़ो है वो ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से खुदाई की गई और ज़्यादा व्यवस्थित संरचनाएं हमें मिलती हैं, क्योंकि हड़प्पा की काफ़ी संरचनाएं इसके कारण नष्ट हो गई थी। आप हड़प्पा के किसी भी स्थान की बात करें, आपको विशेषताएं मिलेंगी कि एक ऊंचा स्थान है शहर में और एक नीचा हिस्सा है। जो उछला हिस्सा है वो हमेशा पश्चिम दिशा में हमेशा आपको मिलेगा, पश्चिम में ऊंचा भाग, जिसे दुर्ग वाला भाग भी कहते हैं, जहां पर आपको दुर्ग मिलता है। कहा जाता है कि वहां पर या तो पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे या जो शासन संभालते थे वो रहा करते थे, और पूर्व की जो निचली बस्ती है वहां पर आम जनता रहा करती थी। ज्यादातर जो साइट्स हैं हड़प्पा सभ्यता की वो इसी प्रकार से बनी हुई मिलती हैं। एक अपवाद है, जैसे धोलावीरा, गुजरात में धोलावीरा नाम का स्थल है। धोलावीरा है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ मिलता है। बाकी सारे जो इसके शहर हैं, सारी साइट्स इसकी 2 भागों में बटी हुई मिलती हैं, जिसमें पश्चिम में एक ऊंचा भाग और पूर्व में एक निचला भाग, जहां पर पूरी बस्ती, जहां पर लोग रहा करते थे, वो बसी हुई रहती थी। धोलावीरा 3 पार्ट्स में बटा हुआ मिलता है। और कुछ भी छोटे छोटे उसमें अंतर हैं, जैसे दुर्ग के चारों ओर दीवार है वो लोथल में दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार के छोटे छोटे अंतर हैं। तो ये थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात। अब इसकी खोज किस प्रकार से हुई वो हम बात कर रहे थे। तो ब्रंटन बंधुओं तक हम पहुंच चुके थे। अलेक्जेंडर कनिंघम 1950 के दशक में पहले आए थे। 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम दोबारा यहाँ पर हड़प्पा के पहुंचते हैं। 1872 में अंतर क्या आ गया? 1871 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी एक अलग विभाग के रूप में स्थापना हो चुकी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसका एक अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया गया था और अलेक्जेंडर कनिंघम इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बन गए थे। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, मैंने कहा था ना मैं कि इस अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में विशेष बात बताऊंगा। डायरेक्टर जनरल, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बन गए अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने 1872 में दोबारा हड़प्पा की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान
उन्होंने देखा कि जो हड़प्पा का टीला है वो रेल लाइन बिछाने वाले ठेकेदारों के द्वारा बुरी तरह से प्रभावित कर दिया गया था। फिर असली खोज इसकी हुई है 1920 के दशक में। जैसे आप जो पुस्तकों में सामान्य पढ़ते हैं, राखलदास बनर्जी का नाम, और दूसरा जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी। उन्होंने 1921 और 1922 में क्रमशः इन स्थानों की खोज की और खुदाई का काम शुरू किया। 1921 में हड़प्पा खुदाई का काम किया, दयाराम साहनी द्वारा किया गया, और 1922 में मोहनजोदड़ो, जहां पर खुदाई का काम किया राखलदास बनर्जी ने। इस दौरान ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। प्रभारी यही थे क्योंकि ये पुरातत्व विभाग के मुखिया थे। तो इन्होंने खुदाई का काम सौंपा दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी को। हालांकि जॉन मार्शल खुद वहां उन स्थानों पर गए भी नहीं थे। 1924 में जब उन्होंने ये घोषणा की पूरी दुनिया के सामने कि भारत में किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो उस समय तक वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो गए भी नहीं थे। 1925 में गए वो बाद में। फिर उन्होंने 20 सितंबर 1924 को इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में लेख लिखा। इलस्ट्रेटेड लंदन वीकली भी कहते हैं क्योंकि वो साप्ताहिक अखबार था, साप्ताहिक पत्रिका थी। तो इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में उन्होंने सबसे पहले एक लेख प्रकाशित किया, जिससे पूरे यूरोप को ये पता चला कि भारत में एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, और अवशेष भी ऐसे कि बहुत ही उन्नत स्तर की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बसाए गए शहर हैं, जहां सड़कें समकोण पर काटती हैं, नालियां बनी हुई हैं। तो यूरोप के लोग आश्चर्यचकित रह गए। यूरोप को इस सदी के दौरान ये दूसरा धक्का लगा है। पहला धक्का क्या लगा था? 1905 में जब चाणक्य या कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक की खोज हुई थी, तो यूरोप को पहला धक्का लगा, क्योंकि उससे पहले ये माना जाता था कि जो इटली के मैकियावेली थे, उनकी पुस्तक द प्रिंस वो दुनिया में राजनीति शास्त्र का सबसे पुराना और व्यवस्थित ग्रंथ माना गया। लेकिन जब ये पता चला कि भारत में एक ऐसा लेखक था जिसने अर्थशास्त्र और राजनीतिक व्यवस्था पुस्तक, ऐसा ग्रंथ की रचना कर गए जो मैकियावेली से भी 2000 साल पहले लिखी गई थी, तो वहां पर भारत के मान सम्मान में वृद्धि हुई और यूरोप वालों को एक धक्का लगा कि जिन देशों को हम बर्बर मानते हैं, असभ्य मानते हैं, और जिनको सिविलाइज करने का हम ठेका उठाते हैं, उस देश में इतने सालों पहले एक ऐसा ग्रंथ लिखा जा चुका है जो मैकियावेली के द प्रिंस से भी बेहतर नजर आता है। और दूसरी घटना यह है, जब जॉन मार्शल ने 1924 में पूरी दुनिया को बताया कि भारत में ऐसी सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो नगरीय सभ्यता है, लिपि है उनके पास, व्यवस्थित तरीके से बसे हुए नगर हैं, पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे, तो यूरोप के लोग आश्चर्यचकित रह गए। और साथ ही साथ उन्हें यह धक्का भी लगा, क्योंकि ब्रिटेन के लोग जब भारत में आए हुए हैं और भारत वालों पर शासन कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि असभ्य लोग हैं और इनको हम सभ्य बना रहे हैं, इनको सिविलाइज कर रहे हैं। तो उनका ये जो तर्क था वो खारिज हो गया, क्योंकि जब यूरोप में ऐसी कोई सभ्यता विकसित नहीं हुई थी 5000 साल पहले, तब भारत में ऐसी सभ्यता थी जहां पर नगर थे, पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, मुहरें बनी हुई थी, और जबकि यूरोप में ऐसी किसी सभ्यता के अवशेष नहीं मिलते। आपको पुरानी सभ्यताएं, विकसित सभ्यताओं के नाम मिलेंगे तो आपको मिस्र की सभ्यता मिलेगी, मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलेगी और हड़प्पा सभ्यता मिलेगी। तो ये दूसरा झटका था यूरोपियंस के लिए। तो यहाँ से इसकी खोज की शुरुआत होती है मुख्य रूप से 1921 और 1922 में, जब हड़प्पा में दयाराम साहनी और 1922 में मोहनजोदड़ो में राखलदास बनर्जी ने खुदाई की शुरुआत की। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की। ये कितने क्षेत्र में फैली हुई है, इसकी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं कहाँ तक जाती हैं। जैसा कि यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, इससे अतिरिक्त भी एक बात मैं आपको बताऊंगा कि इसकी उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में, इसकी दक्षिणी सीमा दैमाबाद, ये इसको लिखते हैं दायमाबाद, जो कि एक महत्वपूर्ण स्थान था नवपाषाणकालीन संस्कृतियों का भी। नवपाषाणकालीन संस्कृतियों में दायमाबाद और इनाम गांव 2 ऐसे स्थल थे जिनके बारे में ये माना जाता है कि ये
शहरीकरण की ओर, नगरीकरण की ओर बढ़ रहे थे। ज़्यादातर नवपाषाणकालीन संस्कृतियाँ अधिकांशतः क्या थी, ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, और उनमें भारत में ऐसे 2 ही स्थान मिले हैं भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें हम, दायमाबाद और इनाम गांव, जो कि शहरीकरण की ओर प्रवृत्त थे, लेकिन बाद में वो संस्कृतियाँ लुप्त हो गई। हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की बात कर रहे हैं तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा और दक्षिण में दायमाबाद या दैमाबाद महाराष्ट्र इसकी दक्षिण सीमा है, और ये उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है वो 1400 किलोमीटर का है, लगभग 1400 किलोमीटर का विस्तार है। पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुतका गेंडोर इसकी पश्चिमी सीमा है, और भारत में उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के आलमगीरपुर नामक स्थान पर इसकी पूर्वी सीमा, यानी जो अंतिम अवशेष पूर्वी दिशा में मिलते हैं वो आलमगीरपुर से हमें मिलते हैं। तो ये होगी इसकी पूर्वी सीमा, ये लगभग हम कह सकते हैं 1600 किलोमीटर है, ये इसका विस्तार है। हालांकि मांडा उत्तरी सीमा हम कह रहे हैं, लेकिन इससे भी उत्तर में एक स्थान है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं, इससे भी उत्तर का एक स्थान है, इमेज के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। अफगानिस्तान में आपने नाम भी सुना होगा शोरतुगई, उसमें हम बात करेंगे उसकी। अभी मैं फोटो दूसरी, ये देखिए शोरतुगई, ये स्थान देखिए आप, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप मैप में वैसे भी देख सकते, ये देखिए शोरतुगई, ये है अफगानिस्तान का एक हिस्सा। इसको उत्तरी सीमा क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि इसका बीच का जो हिस्सा है, जैसे यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये है सिंधु सरस्वती या हड़प्पा सभ्यता का है। इसमें भी नीचे हम महाराष्ट्र में दायमाबाद तक जाएंगे, यहाँ आप उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक जाएंगे। शोरतुगही को हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा के रूप में क्यों नहीं लिखा जाता, कि ये यहाँ से, ये देखो बीच में आपको इतना स्थान खाली दिख रहा है, ये स्थान सिंधु सरस्वती सभ्यता संस्कृति का अंतर्गत नहीं है, हड़प्पा सभ्यता के स्थान यहाँ पर नहीं है। शोरतुगई ऐसा माना जाता है कि कोई व्यापारिक चौकी थी, जो उस दिशा से व्यापार जो होता था सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का स्थानों से, तो उनके बीच में एक कड़ी का काम करती थी और एक तरह से एक व्यापारिक चौकी थी। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ये इनके बीच के स्थान है, ये जो एरिया है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है, इसलिए इसको उत्तरी सीमा के रूप में नहीं लिया जाता। पश्चिमी सीमा में आप, जैसे मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर है सुतका गेंडोर। दक्षिणी सीमा में हम यहाँ देखेंगे, जैसे इस मैप पे नहीं दे रखा, यहाँ गुजरात तक ही दिया हुआ है। महाराष्ट्र में आपको मिलेगा दायमाबाद, यहाँ पर आपको मिलेगा आलमगीरपुर, और उत्तर में आपको मिलेगा ये देखिए मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा। अब तक हड़प्पा सभ्यता के 1000 से ऊपर स्थानों की खोज हो चुकी है, लेकिन खुदाई का काम है वो बहुत से स्थानों पर नहीं किया गया है। कुछ ही स्थानों पर खुदाई का काम किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही परिश्रम वाला, श्रमसाध्य काम है और बहुत ही मुश्किल होती है ऐसे स्थानों की खुदाई करनी। ऐसा नहीं है कि जेसीबी लगाई और स्थानों को तोड़ दिया, आपने कुछ निकाल लिया, इस तरह से खुदाई नहीं होती। दूसरा, यहाँ पर बहुत से लोग बस गए हैं, बस्तियां बन गई हैं, शहर बन गए हैं, नए गांव बन गए हैं, तो वो साइड्स हैं वो नीचे दब गई हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, 2 ऐसे स्थान हैं। एक तो अपने पंजाब प्रांत में, भारत का जो पंजाब है वहाँ पर लखमीर वाला, पंजाब में लखमीर वाला, यहाँ पर आपको नाम दिखेगा, हरियाणा की सीमा से लगता हुआ। और दूसरा एक स्थान है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गनवेरी वाला, लखमीर वाला और गनवेरी वाला। यहाँ पर जो शुरुआती खुदाई हुई उसमें ऐसे अवशेष मिलने लगे थे कि ये क्या है, शहरी स्थल है, ये भी एक शहरी स्थल हो सकते हैं। बहुत से, अभी आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को ही शहरी स्थल नहीं मानेंगे, अब तो बहुत से शहरी स्थलों की खोज हो चुकी है। जैसे धोलावीरा है, लोथल है, गुजरात में हो गए, राखीगढ़ी बनावली हरियाणा में हो गए, चहुंदड़ो है वो हो गया पाकिस्तान में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पहले से भी थे। तो इस प्रकार के कई शहरी स्थानों की खोज हो चुकी है। लखमीर वाला और गनवेरी वाला भी एक बड़े शहरी स्थान हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर फिर खुदाई नहीं हुई। तो बहुत सी साइट्स ऐसी हैं जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा कैसे पता चलता है कि ये साइट हड़प्पा सभ्यता की है, क्योंकि इसी दौरान यदि आपने मैंने नवपाषाण काल पर एक वीडियो बनाया है, तो नियोलिथिक एज का जो वीडियो है, नवपाषाण कालीन वीडियो, उसमें मैंने बताया है कि ये जो तारीखें मैंने आपको बताई थी, अभी बताऊंगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज की दौरान की जो हम बात करते हैं 2000 ईस्वी पूर्व या 2500 ईस्वी पूर्व या 3000 ईस्वी पूर्व, वो तारीख के बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
उन तारीखों के दौरान और उनके बाद हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा जो काल है उसके दौरान की हमें नवपाषाण कालीन संस्कृतियां मिलती हैं। अब कालक्रम वही है, वर्ष वही है, तो उनको हम क्यों हड़प्पा संस्कृति के सब कुछ स्थान कहते हैं और कुछ को हम क्यों नवपाषाण कालीन संस्कृतियों के स्थान कहते हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे फर्क करते हैं कि कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है और कौन सा स्थान है वो नवपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की। तो हमने देखा उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में सुत्कागेंड और बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान से लेकर और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक इसका विस्तार माना गया है। अब इसके जो प्रमुख स्थान हैं इनकी भी एक अलग से वीडियो होगा, क्योंकि प्रमुख स्थानों का तो कम से कम आधा 1 घंटे का वीडियो होगा। तो इस वीडियो में तो हम शुरुआत कर रहे हैं, ये जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता लेना ही उचित होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये तो थी हड़प्पा सभ्यता के विस्तार संबंधी बातें। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज और इसके नामकरण की बात की। अब इसमें हम बात करेंगे कालक्रम की। बाकी इसके जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उनसे कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, खुदाई कब हुई, किसने की, उसका महत्व क्या है, कौन सी फसलें वो बोते थे, कौन से जानवर वो पालते थे, कौन से जंगली जानवरों के अवशेष मिले हैं, उनकी स्थापत्य कला, जैसे कहाँ से ग्रेनरीज मिली हैं, यानी ऐसे स्थान जहाँ पर फूड को स्टोरेज किया जाता था, अनाज का जो स्टोरेज सिस्टम है उसके बारे में, उसका जो स्नान घर मिला है, उन सब के बारे में, मोहरों के बारे में, लिपि के बारे में सबकी बात करेंगे, लेकिन वो वीडियो अलग से बनाया जाएगा। इसमें सिर्फ हम एक बात की और बात करते हैं कि कालक्रम, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम काफ़ी विवादित है और आप सर्च करते रह जाएंगे, पुस्तकों पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट ये नहीं बता पाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या है, क्योंकि काफ़ी विवादास्पद मुद्दा है ये। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स में कुछ लिख रखा है कि किन किन विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता की कालक्रम को क्या बताया है। जॉन मार्शल ने इसको सबसे पुराना बताया है। जॉन मार्शल का कहना है कि ये 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व की पुरानी, ये इतनी पुरानी सभ्यता है, इन वर्षों के दौरान ये सभ्यता रही है। अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 बताया है। माधव स्वरूप वत्स ने कुछ बताया है। मार्टिमर व्हीलर ने, जो लंबे समय तक ये माना जाता रहा है कि ये ठीक है, राजस्थान में भी जो पिछले समय तक जब एनसीईआरटी की बुक्स नहीं थी तो यही पढ़ाया जाता था कि 2500 से 1500 हम मान लेते हैं, ये लिखा जाता था। रेडियो कार्बन तिथियों के आधार पर इसकी वर्ष जो ज़्यादातर आपको मिलेगा आंसर, जो छोटी मोटी परीक्षाएं होती हैं, कोई मैं यूपीएससी या नेट की परीक्षाओं की बात नहीं कर रहा, आपको कोई कांस्टेबल, पटवारी, 3rd ग्रेड ऐसी परीक्षाओं में आपको सीधा प्रश्न मिलता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, घाटी सभ्यता का रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर काल निर्धारण की क्या है, तो आप 2350 से 1750 बीसी बताते हैं। मोस्टली आपको यही मिलता है, लेकिन हम यहाँ ये इसकी बात नहीं करेंगे। डीपी अग्रवाल ने कुछ अलग बताया है, इसकी बात क्यों नहीं करेंगे। ये रेडियो कार्बन पद्धति कब की बताई गई है, जब अंश शोधित रेडियो कार्बन पद्धति का यूज नहीं होता था, तब ये रेडियो कार्बन पद्धति रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर ये डेट्स बताई गई थी। जब अंश शोधित किया गया इसको, तो उसके बाद में अब जो हम बात करेंगे यूपीएससी के हिसाब से, या जो जिसके अकॉर्डिंग आजकल हम पढ़ते हैं, जो भी आप अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, नई पुस्तकें, उनमें आपको इसी के बारे में मिलेगा कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को हम 3 चरणों में बांट लेते हैं। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, ये इसको बोलते हैं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, या विकसित हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। मेन हड़प्पा काल यही है। क्या इसकी विशेषताएं हैं हम बात करेंगे अभी। और फिर उत्तर हड़प्पा सभ्यता। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता में जब आते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, नगरीकरण। मेन जो परिवर्तन है वो नगरीकरण, यानी यहाँ पर हमें शहर देखने को मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के। अब इसका कालक्रम क्या है, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम ये है। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया गया है 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व। 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व। ये किस पर आधारित है, रेडियो कार्बन, जो अंश शोधित रेडियो कार्बन पद्धति है उसके आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को माना गया है कि ये 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा चरण रहा है, या परिपक्व हड़प्पा चरण रहा है, जिसमें हमें शहरी सभ्यता देखने को मिलती है, हड़प्पाई नगर देखने को मिलते हैं। तो इसे आप कहेंगे 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, 2600 से 1900 बीसी।
और उत्तर हड़प्पा सभ्यता, जब नगरीकरण वाली जो ये सभ्यताएं हैं इनका पतन होने लगा, उसको कहा जाता है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। इनकी आगे आने वाले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, या इसको परवर्ती हड़प्पा चरण कहते हैं, या उत्तरवर्ती या उत्तर हड़प्पा सभ्यता या उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ये है 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा सभ्यता और नवपाषाणकालीन संस्कृतियों में अंतर कैसे किया जाता है और इनके जो महत्वपूर्ण स्थान हैं इनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ मेरा मकसद ये था कि एक शुरुआत कर दी जाए जिसमें हम ये देख लें कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नामकरण का विवाद क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई, इसका विस्तार कहाँ तक है और इसका कालक्रम निर्धारण करें। कालक्रम में आप विशेष ध्यान रखना, देखिए आप नोट कर लीजिए, आप कोई भी पुस्तक उठाकर देख लीजिएगा, यदि आपकी यूपीएससी के हिसाब से अच्छी पुस्तक है तो आपको हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम का निर्धारण इसी प्रकार से मिलेगा। और जो सामान्य पुस्तकें हैं जैसे कांस्टेबल की तैयारी के लिए, पटवारी की तैयारी के लिए या और छोटी मोटी परीक्षाओं के लिए जहां पर एक जीके के तौर पर छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, वहां पर आपको रेडियो कार्बन पद्धति के हिसाब से ये डेट मिल जाएगी कि 2350 से 1750 या 2500 से 1500 मार्टिमर व्हीलर वाली डेट मिल जाएगी। लेकिन व्यवस्थित तरीके से हड़प्पा की आप सभ्यता की आप पढ़ाई करेंगे, इनके बारे में स्टडी करेंगे, तो आपको हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में बांटना होगा। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, या सिर्फ आप जिसको बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता, और उत्तर हड़प्पा सभ्यता। तो इस 3 कालक्रम में, इन 3 कालक्रमों में बांटकर हम हड़प्पा सभ्यता की आगे के जो वीडियो हैं उनमें इसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी इस वीडियो के बारे में ओपिनियन क्या है। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।